क्लास 11वीं बर्बाद कर ली यार। मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे यार, क्लास 12वीं में क्या होगा। कई बीच में कुछ ऐसे चैप्टर सामने आ गए जिन चैप्टर्स को वो पार नहीं पा पाए। मैं कहता हूं कि ये जर्नी भाई अभी स्टार्ट ही हुई है। जी बिल्कुल, क्लास 12th बोर्ड के अंदर मैक्सिमम स्कोर करके दिखाएंगे, लेकिन जब ऐसा सुनने को मिलता है क्लास 12वीं का बोर्ड का पेपर भी टफ आता है तो हमारा क्या होगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं सर, उसके अंदर हमारा क्या होगा। मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार क्या स्ट्रीम चेंज कर लूं। लग रहा होगा कि क्लास 11वीं बर्बाद कर ली यार, बहुत टाइम था लेकिन वेस्ट हो गया। अब मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे यार, है ना, कि क्लास 12वीं में क्या होगा। 11वीं तो चलो हमने जैसे तैसे पास कर ली, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ भी चुका है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, आता ही होगा। तो आपको आपकी सच्चाई समझ में आ जाएगी कि क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने कितनी मेहनत करी थी, उसका फल आपको दिखने वाला है। बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क भी करते रहे होंगे, लेकिन कहीं बीच में उनकी गाड़ी रुक गई, कहीं बीच में कुछ ऐसे चैप्टर सामने आ गए जिन चैप्टर्स को वो पार नहीं पा पाए। वो चैप्टर्स कभी पल्ले पड़े ही नहीं, और जब पल्ले पड़े नहीं तो ऐसी डिमोटिवेशन हो गई कि पता नहीं आगे जाकर के फिजिक्स का क्या होगा, ये हम फिजिक्स में पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना। रहे होंगे ऐसे कई सवाल आपकी इस क्लास 11th की जर्नी में। मैं कहता हूं कि ये जर्नी भाई अभी स्टार्ट ही हुई है। जी बिल्कुल, ये जर्नी 2 साल की जर्नी है, ये 1 साल की जर्नी नहीं है। क्लास 11th जब आपने स्टार्ट करी थी तब आपकी मोटिवेशन फुल लेवल पर थी, हाई लेवल पर थी, ये सोच करके यार कि हमने जिस तरीके से क्लास 11वीं स्टार्ट की थी उसी तरीके से हम क्लास 12वीं का खात्मा भी करेंगे, यानी हम क्लास 12th बोर्ड के अंदर मैक्सिमम स्कोर करके दिखाएंगे, हम 90 प्लस जाएंगे, 95 प्लस जाएंगे। लेकिन जब ऐसा सुनने को मिलता है कि क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, क्लास 11वीं तो वैसे ही हमें टफ लगी, क्लास 12वीं का बोर्ड का पेपर भी टफ आता है, क्या करें। बड़े भैया दीदी से ये चीज सुनने को मिलती है कि क्लास 12वीं के जो पेपर आता है फिजिक्स का वो हमेशा ही टफ आता है, कई सालों से टफ आ रहा है, तो हमारा क्या होगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं सर, उसके अंदर हमारा क्या होगा, है ना। मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार क्या स्ट्रीम चेंज कर लूं। क्या आपको लगता है कि अपना 1 साल आपने जिस स्ट्रीम को दे दिया है, अब उस स्ट्रीम को इस डर से कि आगे क्या होगा, क्या आगे मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, इस डर से आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लोगे। और आपको क्या लगता है स्ट्रीम चेंज करने से क्या स्ट्रीम आसान हो जाएगी? नहीं। कई सारे कमेंट्स में देखता हूं बच्चों के, जगह जगह पर कम्युनिटी सेक्शन के अंदर वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हमारा क्लास 11वीं बर्बाद हो गया। क्लास 11वीं के अंदर हमने सोचा था कि ऐसा स्कोर आएगा, लेकिन वैसा स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया। भाई देखो, आप जब क्लास 10th के अंदर होते हो ना, आप एक बहुत अच्छे बच्चे होते हो। तो सर क्या हम अच्छे बच्चे अब नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हो यार, बिल्कुल होते हो, लेकिन आपको वो राइट गाइडेंस नहीं मिली होती, जो राइट गाइडेंस हम लोग अपने उदय बैचेस के अंदर देते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि आप उदय बैच से नहीं पढ़े थे, सपोज कर लेते हैं, तो आपके पास राइट गाइडेंस नहीं थी, लेकिन देर नहीं हुई है भाई। अगर क्लास 11वीं में स्कोर अनएक्सपेक्टेड रहा, जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं रहा, क्वेश्चंस थोड़े से टफ आए, हाई लेवल के चैप्टर्स आए जो कि हमें पल्ले नहीं पड़े, तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। क्लास 12वीं उससे बर्बाद नहीं होती। क्लास 11वीं में स्कोर खराब हो भी जाए, अगर मेरा भी हुआ था भाई, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं। अगर आप में से जो बच्चे उदय बैच के अंदर पढ़े थे 2025, मैंने अपनी कहानी उसके अंदर बताई हुई है कि क्लास 11वीं में मेरा पास होना भी मुश्किल था, वो भी पूरी पीसीएम के अंदर। तुम तो फिजिक्स को पर्टिकुलरली लेकर के शायद रो रहे होगे, या मैथ्स को लेकर के रो रहे होगे, मैं तो तीनों को लेकर के रो रहा था भाई। मेरे क्लास 10th तक सब सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे, मतलब मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, 90 पार था, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 90 पार भी था, लेकिन ओवरऑल मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था, यानी 84-85% मार्क्स मेरे क्लास 10th के अंदर बने थे बोर्ड में, और जो कि आपके भी बने होंगे, तभी आप लोगों ने हिम्मत करके साइंस ली थी, है ना, याद करो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हिम्मत करके साइंस ली थी कि यार ठीक है हम इसके अंदर फोड़ के दिखाएंगे, हम मचा के दिखाएंगे, है ना कहीं उनकी जर्नी ढीली पड़ गई है, उनके लिए एक बूस्ट का काम करने के लिए मैं आया हूं। तो अगर क्लास 11वीं भाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है, जो कि मेरी भी पड़ गई थी यार, पर क्लास 12वीं के अंदर ना मैंने ये चीज ठान ली थी कि मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं होने देना। क्लास 12वीं मुझे आज भी याद है, 4 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई करनी 4 अप्रैल से स्टार्ट करी थी। आपका तो 4 अप्रैल आने में भी बहुत टाइम है। 4 अप्रैल से क्लास स्टार्ट करी थी, और अगले साल 4 जून तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी। यकीन करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपने 4 अप्रैल 2025 से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, तो 4 जून तक, जब तक मेरा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो गया, तब तक मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी।
और मैंने उस क्लास 12वीं के अंदर 12वीं तो पढ़ी ही पढ़ी है। बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार क्या फेंक रहा है मास्टर, लेकिन मेरे उदय के बच्चे बात जानते हैं। ये बात मैंने उनके साथ कई बार शेयर करी, और वो उदय वाले बच्चे देखना कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट्स में भरा होगा ये वाली चीज, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। जो मेरे लल्लू लाल हैं उदय 2025 के, वो ये बात जानते हैं। मैंने कई बार बहुत भावुक होकर के उनके साथ ये बात शेयर करी है। बाकी बच्चे शायद इस बात पे बिलीव ना करें, लेकिन क्लास 12वीं के अंदर ही मैंने 12वीं भी पढ़ी, मैंने 11वीं भी पढ़ी, और मैंने अपना, जिसको आप जेई मेंस बोलते हो आजकल, जो जेई मेंस है तब वो एआई ट्रिपल ही था, मैंने वो भी क्लियर किया, और एक कॉलेज में अपनी सीट को पक्का किया, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अपनी सीट पक्की करी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता भाई। और मैं कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, आप मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट हो भाई, आप मुझसे ज्यादा अवेयर हो भाई। हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो होगी वो और ज्यादा अवेयर होगी हमसे। हमारे टाइम पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, आपके टाइम पर तो आपके बचपन से आपके हाथों में मोबाइल है भाई, तो आप हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो चीजों के अंदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इस जर्नी को 2 साल लंबी जर्नी समझना, और कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर जाती है ना, कभी ऑफ रोडिंग लेनी पड़ जाती है, कभी गड्ढे ज्यादा होते हैं सड़क के अंदर, तो हमें कोई लंबा रूट लेना पड़ता है, तो लंबा रूट लेना पड़े तो लेंगे भाई, लेकिन क्लास 12वीं को बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसा करके मन में संकल्प करना है आपने, ठीक है। क्लास 11वीं चाहे जैसी भी थी, क्लास 12वीं में आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, यही डिसाइड करेगा कि आपके क्लास 12th के बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहेगा। और क्लास 12th का बोर्ड अगर आपका अच्छा रहा भाई, ऐसे सीना चौड़ा करके आप अपने एग्जाम्स को दोगे, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम जहां भी देना चाहो। कोई बच्चा सीयूईटी देना चाहेगा, कोई बच्चा जेई देना चाहेगा, कोई बच्चा नीट देना चाहेगा, ठीक है ना भाई, कोई बच्चा एनडीए देना चाहेगा। अगर क्लास 12वीं बोर्ड में आपका स्कोर अच्छा आया, या आपके एग्जाम्स अच्छे हुए, आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर क्या आने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। तो जब आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा भाई, छाती चौड़ी करके घूमोगे, वाह भाई मजा आ गया, क्लास 12वीं के बोर्ड के पेपर दे करके मजा आ गया। क्या करना पड़ेगा उसके लिए जानते हैं। क्लास 11वीं पास कर ली है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आधी जर्नी तो पार हो गई है। जैसी भी हुई हो, अब जैसी भी हुई हो, 60 नंबर आए हैं, 50 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं, 35 नंबर आए हैं, 50% मार्क्स लेकर के आए हो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई फिजिक्स के अंदर 61 नंबर थे 100 में से, केमिस्ट्री के अंदर 62 नंबर, और 65 नंबर थे शायद मैथ्स के अंदर। तो पीसीएम का ये स्कोर मेरा था, और इतना लोएस्ट स्कोर मेरा कभी भी नहीं रहा जीवन में, ठीक है ना। मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि क्लास 11वीं में मेरी जो दुर्दशा हुई है ना, वो बुरी दशा मेरी 12वीं में मैंने एक भी दिन नहीं होने देनी। तो मैंने आपको बताया 365 दिनों से भी लगभग और 60 दिन ज्यादा मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, मैं डेली पढ़ता था, डेली। सबसे पहली चीज देखो क्या लिखी हुई है यहां पर मैंने, रेगुलरिटी। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। क्लास 12वीं के डे 1 से वादा करना है कि हम रेगुलर रहेंगे, हम अपने कामों में कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर लेक्चर देखना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारे वीक पोर्शंस को हमने टाइम टू टाइम ठीक करते रहना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमने हमारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करनी है, रेगुलर बेसिस पर करनी है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखनी है, और वो कभी भी डिसिप्लिन के बिना नहीं हो सकती, और डिसिप्लिन दर्द के बिना नहीं आ सकता। एक कहावत सुनी होगी आपने, कहावत क्या है, हमारे शास्त्रों के अंदर एक कोट है, और बड़ा ही मशहूर कोट है। मैं काफी बार ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को ये चीज कहता रहता था, ऑनलाइन के अंदर शायद मैंने कभी नहीं कही, लेकिन आप सभी ने सुनी जरूर होगी वो, कि सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी नः कुतो सुखम। इसका मीनिंग है कि सुख का अर्जन वाले को, सुख का अर्जन करने वाले को कभी विद्या नहीं आती, और विद्या का अर्जन करने वाले को कभी सुख नहीं आता। तो अगर आप विद्या का अर्जन यानी ऑब्टेन करना चाह रहे हो, नॉलेज ऑब्टेन करना चाह रहे हो, तो डिसिप्लिन के बिना वो नहीं हो सकता, और डिसिप्लिन पेन के बिना नहीं हो सकता। दर्द तो उठाना पड़ेगा, कष्ट तो सहने पड़ेंगे। और वो कष्ट कैसा कष्ट है, वो कष्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी बीमार रहते हुए भी पढ़ना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हो तो भी हो सकता है आपको पढ़ाई करनी पड़े, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपका एग्जाम हो, आपके माइंड में गोल हो कि भाई मुझे इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। हॉस्पिटल में एडमिट भी हो तो अपने साथ अपनी किताबें लेकर के जाओ। ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो माता पिता के साथ खेती करते हैं, खेतों में हाथ बटाते हैं, और शाम को आकर के कोचिंग अटेंड करते हैं, और वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। कष्टों के बिना विद्या का अर्जन नहीं हो पाएगा भाई, ये ध्यान रखना। तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, हार्डवर्क तो लगेगा ही लगेगा। स्मार्ट वर्क तब आता है जब हार्डवर्क पूरा हो जाता है। ये एक बड़ी वो चलती है ना, स्मार्ट वर्क चुनिए, हार्ड वर्क मत चुनिए, हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी कर रहा है। अरे भाई
वो जो स्मार्ट वर्क से सक्सेस पा रहा है ना, वो हार्ड वर्क करने के बाद ही स्मार्ट वर्क कर पा रहा है, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा कि ये स्मार्ट वर्क है या नहीं, वो ओवर स्मार्ट हो जाएगा फिर। समझ रहे हो ना? तो पहली की तो हार्ड वर्क ही है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये चीज तो सुनी होगी आपने, बचपन में अपने हाथ से लिख के देखा भी होगा इस चीज को। कुछ और भी है जो आपने अपने आप को कहना है, कुछ और भी है अपने आप को जो आपने कहना है। क्लास 12वीं को किस तरीके से स्टार्ट करना है, चाहे क्लास 11th के अंदर कैसा भी स्कोर रहा हो, बहुत अच्छा स्कोर भी रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज को। मैं उन बच्चों को भी स्वागत करता हूं जिन बच्चों का क्लास 11वीं के अंदर बहुत अच्छा स्कोर रहा है, उनके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्लास 12वीं कैसे स्टार्ट करनी है, आइए चालू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने अपने पास एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोलना है, और बोलना ही नहीं है, इसको लिख के रख लेना है, अपने सामने चिपका लेना है कि अगर मुझे क्लास 12वीं के अंदर 95% 90% से ज्यादा जाना है, क्या सर ये पॉसिबल है? सर मैं 10th में तो 80% 85% लेकर के आया था, क्या मैं 12th में 90% ला सकता हूं? क्या कुछ भी पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने आपको कहना है कि आई कैन डू इट। बोलिए, बोलिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ऐसा आपने अपने आप को बोलना है। और आई विल डू इट भी बोलना है, यानी मैं लेके आऊंगा। अगर मैंने सोचा है कि मैं 90% से अबव जाऊंगा तो ये तू जाएगा, ये बोलना है खुद को। आपने बोलिए, लिखिए इसको अपने पास और लिख करके चिपकाइए, लिख करके चिपकाइए। चलिए, स्वागत है भाई क्लास 12वीं के अंदर। ये है आपका क्लास 12वीं का फिजिक्स का सिलेबस। 70/70 की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, किस तरीके से आपने 70/70 लेकर के आने हैं। और बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। इस बार ट्रेन पटरी से ना उतर पाए, ऐसा बोलना है खुद को। इस बार गड्ढे आए तो हम गड्ढों पर से ही निकलेंगे भाई, या गड्ढों की मरम्मत करके निकलेंगे। ठीक है, रास्ता थोड़ा सा लंबा भी होगा, रास्ता थोड़ा देर से पहुंचेगा, लेकिन हम पहुंचेंगे मंजिल पर ही, मंजिल से पहले नहीं रुक जाएंगे हम। क्लास 12वीं की फिजिक्स टोटल 5 यूनिट है, दिख रहे हैं आपको, टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 16 नंबर का आता है, 16 मार्क्स का, वेरी वेरी हैवी यूनिट। इसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं आपको, चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं, मैं नाम मुंह से बोल देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपनी एनसीईआरटी आप खोल करके देख सकते हो, अगर एनसीईआरटी आपके पास है, पुरानी है, नई है, या साइड में आप चाहो तो एनसीईआरटी एक डाउनलोड करके उसके अंदर इंडेक्स देख सकते हो। ठीक है, शुरू के 3 चैप्टर जो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से आते हैं, 16 मार्क्स के चैप्टर हैं, सब जुड़े हुए हैं आपस में, सब जुड़े हुए हैं, पूरा कोर्स है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये यूनिट पढ़ लिया, इस यूनिट को पढ़े बिना, नहीं हो सकता। मजाक है क्या? मजाक है क्या? 9th क्लास से पढ़ रहे हो फिजिक्स को आप। क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बिना मोशन पढ़े आ सकता था क्या? क्या ग्रेविटेशन को बिना मोशन पढ़े जान सकते थे क्या? नहीं ना। क्या वर्क एंड एनर्जी चैप्टर याद करो क्लास 9th का, क्या बिना मोशन के जाने आ सकता था क्या? नहीं भाई, ये सीक्वेंस में चलता है, तो बीच में से कोई चैप्टर उठा करके हम पढ़ लेंगे, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है बेटा। 11th में पढ़ी है ना आपने फिजिक्स, क्या ऐसा पॉसिबल हुआ क्या कि बिना काइनेमेटिक्स पढ़े आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर पहुंच गए? नहीं हो सकता ना। बिना बेसिक मैथ पढ़े आप रोटेशन पढ़ रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? नहीं हो सकता ना। तो आपने सीक्वेंस ही फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड यूनिट आता है मैग्नेटिज्म, 2 चैप्टर इसके अंदर बनते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 2 चैप्टर हैं, 8 नंबर के चैप्टर हैं ये, इनको हल्के में मत लेना, बड़े इंटरेस्टिंग बड़े प्यारे चैप्टर हैं ये। और मेरा फेवरेट पार्ट मैग्नेटिज्म है। अगर कोई मुझसे पूछे 12वीं में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वो मैग्नेटिज्म पसंद है मुझे। यूनिट 2 और यूनिट 3, ये दोनों। ठीक है, तो यूनिट 3 पर आते हैं, ये है ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स, ये तीनों ही चैप्टर हैं। ठीक है ना, टोटल 12 नंबर के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ईएमआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, और ईएमडब्ल्यू की है ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, इनको मिला करके आसान चैप्टर हैं, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, और छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, 6, 7, 8 मिला करके 12 नंबर का बनता है, वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसके बाद आते हैं यूनिट 4 पर, यह है ऑप्टिक्स, सबसे भारी सबसे भयंकर यूनिट है, 2 ही चैप्टर हैं और वो भी 13 नंबर के। इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर चैप्टर नंबर 9 है। 9 नंबर चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, नाम तो सुना ही होगा। और 10 नंबर चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, अगेन नाम तो सुना ही होगा। तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। लाइट 2 तरीके से बिहेव करती है, ये बातें आपने बचपन में सुनी होंगी, उसी की डिटेल्स हैं इसके अंदर। चैप्टर 9 इज द बिगेस्ट चैप्टर, 8 नंबर 9 नंबर का लगभग चैप्टर है ये, और ये वाला छोटा चैप्टर है, ये 3-4 नंबर का आता है, वेव ऑप्टिक्स नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, तो समय इसको भी लगता है अच्छा खासा ऑप्टिक्स करवाने में। उसके बाद ये समझ लो कि हाथी निकल जाता है, पूंछ पूंछ बचती है, और ये छोटे छोटे चैप्टर आते हैं उसके बाद, 11, 12, 13, 14, ये सब चैप्टर मिला करके मॉडर्न फिजिक्स बनता है, 19 नंबर की आती है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक चैप्टर आता है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। इसके अलावा 11, 12, 13 का नाम मैं ले देता हूं। 11वां चैप्टर जो है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चैप्टर नंबर 12 है एटम,
चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई और चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, कुल मिलाकर के ये बनती है आपकी 12वीं की फिजिक्स। ठीक है, सुनने में ऐसा लग रहा होगा सर ये क्लास 10वीं से मिलती जुलती है ना। क्लास 10वीं के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी आता है। क्लास 10वीं के अंदर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, यहां पर भी मैग्नेटिज्म आता है। क्लास 10वीं के अंदर आपने लाइट पढ़ा था, ह्यूमन आई पढ़ा था, यहां पर आपको वो पढ़ना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कई चीजें मिलती जुलती हैं और कई चीजें बिल्कुल नई हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स नई है। और मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री। क्लास 11वीं की फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ा था, वो यहां पे काम आएगा। थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी यहां पर काम आएगा, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं जिसको, वो भी थोड़ी थोड़ी यहां पर काम आएगी। तो जब जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज वहां पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बच्चे अपनी क्लास 11वीं को पूरा कर चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं क्लास 12वीं के स्टार्ट होने का, है ना, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बैच लॉन्च होगा, कब परिश्रम आएगा, कब हम परिश्रम को खरीदेंगे। अरे भैया वेट नहीं करनी है आपने, आपके लिए भी मैं कुछ लेकर के आया हूं। ठीक है, अभी अभी टाइम है, 12वीं स्टार्ट होने में टाइम है भाई, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। क्या करना है आपने इस दौरान, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। गैप टाइम स्ट्रेटेजी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी क्लास 12वीं स्टार्ट नहीं होती, स्कूल में नहीं होती या पीडब्ल्यू पर आपके बैचेस अभी तक स्टार्ट नहीं होते, तब तक आपने क्या करना है, खाली नहीं बैठना है भाई। घूम फिर के आना है, घूम फिर आओ, 2-4 दिन मजे में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आ जाना और वापस आकर के कम से कम क्लास 11th के ये चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, खासकर यही क्यों लिखे मैंने, देखो इसमें सबसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आप यूट्यूब पर डालना, बेसिक मैथ इन फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स, वहीं से पढ़ लो। और जिन बच्चों के पास उदय बैच था, चाहे वो उदय बैच 1 था, उदय बैच 2 था, उदय बैच 3 था, आप जिस भी टीचर से पढ़े थे क्लास 11वीं के अंदर, उसी टीचर का जाकर के लेक्चर देखो और बेसिक मैथ अपना कंप्लीट करो। क्लास 12वीं के हर चैप्टर में यूज होगा, क्लास 12वीं के हर चैप्टर में यूज होगा बेसिक मैथ। क्लास 12वीं के हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में यूज होगा वेक्टर्स। केवल लास्ट के चैप्टर छोड़ दें हम मॉडर्न फिजिक्स वाले, उसके अलावा सब चैप्टर्स के अंदर आपको वेक्टर देखने को मिलेगा। नहीं छोड़ सकते आप इसको, बेसिक मैथ और वेक्टर नहीं छोड़ सकते, आपने इसको करना है। एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आधार है ये, 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैग्नेटिज्म का आधार है, एनएलएम नहीं छोड़ सकते। वर्क पावर एनर्जी कहां नहीं यूज होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इतना पढ़ के आना आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आना आपने, तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ग्रेविटेशन क्यों पढ़ने को बोल रहे हो सर, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत मिलता जुलता है, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना, लेकिन कम से कम 1 घंटा देना इसको। सर 1 घंटे का तो चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर तो 5 घंटे का था। हाँ, तो पूरा नहीं पढ़ना आपने, पूरा 5 घंटे मत पढ़ना, 1 घंटे के अंदर फटाफट से देख जाना इसको कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करती है, बस इतना पढ़ लो। ऊपर ऊपर से थोड़ा ग्रेविटेशन आपने पढ़ना है, ऊपर ऊपर से, पूरा मत पढ़ना इसको, पहली बता रहा हूं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना आपने। ऑसिलेशंस और वेव्स, ये 2 चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े, मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं ताकि उसका इंपैक्ट पड़े आपके दिल और दिमाग पर। ऑसिलेशंस और वेव्स आपने इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि 12वीं के 3 चैप्टर साफ हो जाएंगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो। 3 चैप्टर, कौन कौन से 3 चैप्टर है बताऊं? एक तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10, ये निपट जाएगा अगर आपने ऑसिलेशन वेव अच्छे से नहीं पढ़ा तो। और बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते ऑसिलेशन वेव, छोड़ देते हैं, स्कूल वाले भी छोड़वा देते हैं, बच्चे अपने मन से भी छोड़ देते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों के साथ, बहुत सारी दिक्कतें, कोई भी वजह से ऑसिलेशन वेव एंड के 2 चैप्टर नहीं पढ़ते बच्चे। मैंने बहुत तसल्ली से पढ़ाए थे, उदय बैचेस के अंदर बहुत तसल्ली से टीचर्स ने पढ़ाए थे आपको। ठीक है ना, शैलेंद्र सर ने पढ़ाया हो, नीलमणि सर ने पढ़ाया हो, अक्षय सर ने पढ़ाया, कहीं भी पढ़ाया हो, आपको बड़ी तसल्ली से पढ़ाया है, तो आप रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो ये चैप्टर 10 फंस जाएगा। इसके अलावा ये फंस जाएगा चैप्टर नंबर 7 एसी, ये फंस जाएगा चैप्टर भाई, मैं बता रहा हूं, समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 में क्या चल रहा है सब उड़ जाएगा, चैप्टर नंबर 10 में क्या चल रहा है सब उड़ जाएगा। इसके अलावा ईएम वेव्स चैप्टर नंबर 8 नहीं पल्ले पड़ेगा, इसके न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए ये दोनों ऑसिलेशंस और वेव्स, तो अच्छे से पढ़ के आना इसको, समझ गए? ठीक है, ये गैप टाइम स्ट्रेटेजी आपके लिए। अब इसके अलावा हम लोग माय डियर लल्लूलास के लिए क्लास 12वीं में, क्योंकि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना, तो लो फिर परिश्रम लॉन्च कर देते हैं भाई आपके लिए, है ना, तो रेडी हो ना क्लास 12वीं में परिश्रम करने के लिए? हाँ भाई, माय डियर लल्लूलास चालू करें, चलिए चालू करते हैं भाई।
तो क्लास 12वीं बोर्ड का परिश्रम 2026 नाम से बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। क्लासेस स्टार्ट होनी बाकी हैं, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी गैप टाइम स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर लो भाई, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये बैनर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप 3499 रुपए, ये अभी ऑफर में प्राइस चल रहा है। फिलहाल प्राइस 4400 रुपए था, पहले कट कर दिया गया है। इतना प्राइस चल रहा है 3500 रुपए, 3499 रुपए का फिलहाल प्राइस चल रहा है। विश्वास दिवस की ऑफर्स अभी भी लागू हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसको बाय कर लें। ठीक है भाई, लाइव क्लासेस चलेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, सभी का मतलब सभी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, बायो भी। ये पीसीएमबी का है, पता है ना, जैसे उदय था पीसीएमबी का, वैसे ही परिश्रम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सबका। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं इसके अंदर, इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी। फिजिकल एजुकेशन की भी क्लासें हुई हैं पिछली बार। ठीक है ना, तो ऑल सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चलेंगी। डीपीपीज मिलेंगी आपको। डीपीपी पता है ना भाई, 10 से 15 सवाल होते हैं हर लेक्चर के ऊपर। जैसे एक लेक्चर आपने पढ़ा 1.5 घंटे का, उसके ऊपर 10 से 15 सवाल रहेंगे, वो सवाल आपने करने हैं, वीडियो सॉल्यूशंस उसके अवेलेबल होंगे। हैंड रिटन नोट्स इस बार मिलने जा रहे हैं आपको। हैंड रिटन नोट्स इस बार आपको हर चैप्टर के मिलने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन में काम आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स उसी बच्चे के पल्ले पड़ेंगे, उसी बच्चे के समझ में आएंगे जिस बच्चे ने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। तो खुद के हैंड रिटन नोट्स पहले बनाने हैं, बाद में किसी और के हैंड रिटन नोट्स आपने देख करके और उसमें से मैच कर लेनी है चीजें कि भाई ये चीज है कि ये चीज मेरे से छूट तो नहीं गई है, ये चीज इसमें रह तो नहीं गई है। मजा आता है हैंड रिटन नोट्स देखने में, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स ही आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ये मेरी आपको फ्री में एडवाइस है भाई। ठीक है, रेगुलर टेस्ट रहेंगे, आपको पता है जैसा रहता है 24/7। डाउट सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा, चैट सपोर्ट रहता है, आपको पता है। फोटो खींच करके क्वेश्चन की भेजो, एआई से वो क्वेश्चन चला जाता है और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है ना, विद इन 24 आवर्स। ठीक है ना, तो देखो भैया दीदी से सुना है कि क्लास 12th प्रेशर क्रिएट करती है। करेक्ट बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। क्लास 12th का सिलेबस ऐसा होता है भाई, ठीक है ना, कि शुरू कैसे करे, इतना लंबा चौड़ा वास्ट सिलेबस है उसका। क्या क्लास 12वीं में 95+ लाना मुश्किल है क्या? इस बात का जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। क्लास 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब क्या कर सकते हैं भाई, कैसे लड़ें 12वीं क्लास से, तो मैंने आपको समझाया है। पेरेंट्स, दोस्तों और क्लासमेट्स से कंपैरिजन करने लगे हैं। ये तो बात हमेशा रहती है यार, है ना, कि क्लास कोई भी रही हो, चाहे आप जब दूसरी क्लास में थे ना, तब भी बुआ के लड़के से तब भी मौसी के लड़के से आपका कंपैरिजन होता ही रहता था। ठीक है ना, तो क्लास 12वीं में आ जाओगे तो क्या छोड़ देंगे क्या? नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता ये। ठीक है ना, हम समाज में रहते हैं और समाज के बिना हम रह भी नहीं सकते, बात ही है। ठीक है ना, तो समाज की कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों लेकर के अपने को चलना है, लेकिन इग्नोर करते हुए, है ना, इग्नोर करते हुए चलना भाई। ठीक है, तो लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं बेटा टॉप फैकल्टीज के द्वारा। डीपीपीज रहेंगी, पोल्स क्विज़ेस आपको पता लाइव क्लासेस के अंदर रहते हैं। टेस्ट, डाउट सॉल्विंग हमेशा अवेलेबल रहेगी आपके लिए। चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है ना, और लेवल अप भी आएगा, यानी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपीट कर सकते हो। एक अच्छा हेल्दी एक कंपटीशन बनता है कि आप में से किसकी एक्सपी ज्यादा है। गेमिंग क्या बोलते हैं इसको, फीचर है ये, गेमिंग फीचर एक तरीके का। ठीक है ना, कि आप अपने एक्सपी पॉइंट्स को और लेवल अप कर सकते हो और एक दूसरे से कंपीट कर सकते हो। मेरे एक्सपी लेवल इतने भाई, हाँ भाई तेरे इतने, मेरे इतने। ठीक है ना, तो ये लाइव लेक्चर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, आप सभी को पता है। पोल्स रहते हैं लाइव, ठीक है ना, ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स देखो जिस तरीके से ये 10th क्लास के नोट्स यहां पर चिपका रखे हैं, ऐसे ही 12वीं के नोट्स भी अंडर प्रिपरेशन हो रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको। बैच शुरू होते होते के साथ आपको वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना, क्विज फॉर्मेट के अंदर डीपीपीज रहेंगी, एबीसीडी आपको पता है, इस तरीके से आंसर आपने मार्क करने होते हैं और आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। डाउट रेजोल्यूशन ऐसा होता है कि यहां पर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हमारे एसएमईज जो है ना, वो कुछ ही घंटों में, पहले ये टैट जो था वो 24 घंटे का था, अब उसको कुछ कम घंटों में कर दिया है, विद इन 6 आवर्स 4 आवर्स, इसको और कम करते जा रहे हैं हम टाइम टू टाइम, आपको आपका सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। ठीक है ना, और डीपीपीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी आपको अवेलेबल रहती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्विज फॉर्मेट में ही देना है, क्योंकि बच्चे को लगता है क्विज फॉर्मेट में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से आप लोग कर लो, जैसा भी आपको सूटेबल हो। दोनों ऑप्शन यहां पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी, मॉक टेस्ट रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस के टेस्ट रहेंगे, आपको आपकी ऐप के अंदर यहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन ऑल क्लासेस टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको वहां पर टेस्ट भी लगा हुआ मिल जाएगा, उसका सिलेबस भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा इन्फिनिटी बैच का फीचर, बच्चों को मोस्टली ये बात पता है कि इन्फिनिटी बैच क्या होता है, बहुत मशहूर फीचर है ये। इस पर फिलहाल अभी 35% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी बड़ा ही हैवी डिस्काउंट है। चाहे तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कहता है बैच इन्फिनिटी में, आपको समझाता हूं। बैच इन्फिनिटी में आपको खजाना मिलता है। नाउ व्हाट इज खजाना? खजाना है पिछले 3 सालों से परिश्रम बैच चल रहा है हमारा, पुराना सारा खजाना उस पर अवेलेबल है। खजाना का मतलब क्या? सारे के सारे लेक्चर्स, जितने भी टीचर्स ने आज तक परिश्रम बैच में पढ़ाया है, सभी के लेक्चर्स आपको
ओपन हो जाएंगे। पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके हैं, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, उससे पिछले साल के, आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। खजाना का ये वाला बेहतरीन फीचर है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमेशा अवेलेबल रहेगी आपको, है ना। मेंटोरशिप सेशंस रहने वाले हैं जिसमें कि मंथ में एक बार टीचर से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा और भी मेंटर्स रहेंगे जो कि आपकी टाइम टू टाइम लाइव आपसे आकर के जुड़ेंगे, जिन बच्चों ने बैच इन्फिनिटी का एक्सेस लिया होता है। करियर गाइडेंस सेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं इसके अंदर, और फ्री एक्सेस रहता है सभी वर्जन्स का। यानी परिश्रम बैच के बाद जब परिश्रम 2.0 आएगा उसके 2 महीने बाद, फिर उसके 2 महीने के बाद परिश्रम 3.0 आएगा, या फिर रिलोडेड वर्जन आएगा, वो सभी वर्जन आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बैच इन्फिनिटी वाला फीचर आप पहले से ही ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो आई होप ये जो गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, है ना, और साथ में आपको समझ में भी आया होगा कि यार किस तरीके से रोड मैप क्लास 12वीं का रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी आपने क्लास 12वीं के अंदर फॉलो करनी है। तो भाई अब सही टाइम है आपके कंसिस्टेंट होने का, अब सही टाइम है आप लोगों का डर खत्म करने का कि भाई क्या क्लास 11वीं बर्बाद होने के बाद भी, क्या क्लास 11वीं के जो हमारी गाड़ी जो पटरी से हिल गई थी उसके वापस आने में अब भी कोई कमी रह जाएगी क्या? तो नहीं रहेगी भाई। क्लास 12वीं परिश्रम के जो बैच होंगे उसके अंदर जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, दे आर द बेस्ट टीचर्स अवेलेबल फॉर क्लास 12th बोर्ड, ठीक है। आपने उनके साथ लग करके मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, डिसिप्लिन बना करके रखना है। और वही 1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल की बात। 1 साल के बाद जो आपको फील होगा ना, वो फीलिंग आप अभी महसूस ही नहीं कर सकते। सिर्फ 1 साल की मेहनत की बात है बस, और ठीक है ना। तो कर लो यार। और परिश्रम बैच अभी से लाइव हो चुका है, आप चाहें तो PW ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं परिश्रम 2026 और बैच को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं हम लोग किसी और स्ट्रेटजी में, किसी और चैनल के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।